नमस्कार। विज्ञान प्रौद्योगिकी आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कोविड-19 मरीजों के लिए तैयार भारत के पहले पोर्टेबल मोबाइल अस्पताल प्रणाली की। बताएंगे देश में अक्षय ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग और उनका महत्व। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। भारत अमेरिका कोविड-19 वर्चुअल नेटवर्क तैयार। कोरोना संक्रमण पर गहन शोध और अध्ययन के लिए दोनों देशों से 8 संयुक्त टीमों का चयन। देश का पहला पोर्टेबल अस्पताल स्ट्रक्चर विकसित। इस प्रणाली से अब कहीं भी चंद घंटों में तैयार किया जा सकेगा अत्याधुनिक कोविड अस्पताल। शिल्पकारों के लिए स्टोन डस्ट प्रेसिपिटेटर सिस्टम। सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारी से बचाने के लिए CSIR सीरी ने विकसित की नई प्रणाली। और भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस 2020 का आयोजन। देश में नवीन और अक्षय ऊर्जा के महत्व को लेकर जागरूक करने का सरकार का प्रयास। कोविड-19 को लेकर हो रहे वैश्विक प्रयासों के तहत भारत अमेरिका कोविड-19 वर्चुअल नेटवर्क तैयार किया गया है। हाल ही में इस नेटवर्क के लिए दोनों देशों के शोधकर्ताओं की 8 संयुक्त टीमों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये टीमें वर्चुअल नेटवर्क के माध्यम से कोविड-19 रोग की उत्पत्ति और प्रबंधन में अत्याधुनिक अनुसंधान को आगे बढ़ाएंगी, ताकि कोविड-19 के खिलाफ पूरे विश्व के लिए सशक्त और प्रभावी समाधान तैयार किए जा सकें। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण पर अब तक पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। कोविड-19 के लगातार बढ़ते मरीजों को देखते हुए वैश्विक प्रयास के तौर पर भारत और अमेरिका के शोधकर्ताओं की 8 संयुक्त टीमें चुनी गई हैं, जो वर्चुअल नेटवर्क द्वारा एंटीवायरल कोटिंग्स, इम्यून मॉड्यूलेशन, अपशिष्ट जल में SARS-CoV-2 की पहचान, रोग का पता लगाने की तकनीक, रिवर्स जेनेटिक्स की रणनीति और दवाओं का अन्य तरीकों से इस्तेमाल आदि पर गहन शोध को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। इंडो US साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम के तहत चयनित इन टीमों में अलग अलग विषयों पर काम करने के लिए CSIR जिनोमिकी और संवेद जीव विज्ञान संस्थान दिल्ली से डॉक्टर राजेश पांडे और इंडियाना यूनिवर्सिटी, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, इंडियानापोलिस के डॉक्टर शरत चंद्र जंगा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर वा चुई, डॉक्टर राम मनोहर चिकित्सा विज्ञान संस्थान लखनऊ की प्रोफेसर ज्योत्सना अग्रवाल और जॉर्जिया विश्वविद्यालय एथेंस की प्रोफेसर अंकिता गर्ग, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु के डॉक्टर जयंत हल्दर और रेगन इंस्टीट्यूट ऑफ MGH कैम्ब्रिज के डॉक्टर शिव पिल्ले, धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर सुपर्णो चक्रवर्ती और ओरेगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी पोर्टलैंड के डॉक्टर संजीव V मल्होत्रा, भावंस रिसर्च सेंटर माइक्रोबायोलॉजी मुंबई की डॉक्टर संध्या श्रीवास्तव, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी ईस्ट लैंसिंग की प्रोफेसर जॉन रोस, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता की डॉक्टर जयश्री दास शर्मा और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो स्कूल ऑफ मेडिसिन की डॉक्टर मारिया नगेल, अमृता सेंटर फॉर नैनो साइंसेज एंड मॉलिक्यूलर मेडिसिन कोच्चि के डॉक्टर शांति कुमार V नायर और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मोहित जैन शामिल हैं। दोनों देशों की विशेषज्ञता और अवसंरचनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर ये शोधकर्ता कोरोना वायरस से जन्मी वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए चिकित्सा और वैज्ञानिक समुदाय के प्रयासों में मदद करेंगे, जो कि इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत मानी जा रही है। IUSSTF भारत और अमेरिका की सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित एक स्वायत्त द्विपक्षीय संगठन है, जो दोनों देशों की सरकारों, शिक्षा और उद्योग के बीच महत्वपूर्ण संपर्क के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और नवाचार को बढ़ावा देता है। कोविड-19 के खिलाफ देश में विकसित किए जा रहे समाधानों में एक उपलब्धि और जुड़ गई है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त अनुसंधान संस्थान श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिवेंद्रम ने IIT मद्रास की इनक्यूबेटेड स्टार्टअप कंपनी के साथ मिलकर देश का पहला पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है। पूरी तरह फोल्डेबल ये अस्पताल का बुनियादी ढांचा जरूरत के हिसाब से कहीं भी चंद घंटों में तैयार किया जा सकता है। क्या है ये तकनीक, जानने के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण से जान का खतरा भले ही कम हुआ हो, लेकिन अब ये संक्रमण देश के दूर दराज इलाकों तक भी पहुंच गया है। ऐसे में कोविड-19 के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बढ़ती ज़रूरत एक बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। इसी मुश्किल को देखते हुए भारतीय शोधकर्ताओं ने एक पोर्टेबल अस्पताल अवसंरचना विकसित की है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त अनुसंधान श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिवेंद्रम ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास की इनक्यूबेटेड स्टार्टअप कंपनी मॉड्यूल्स हाउसिंग के सहयोग से अस्पताल का ये बुनियादी ढांचा तैयार किया है। मेडिकैब नाम से विकसित ये प्रणाली खासकर ग्रामीण भारत के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। लॉकडाउन के समय ये सोचा गया कि कोविड-19 की आने वाली परिस्थितियों से निपटने के लिए एक पूर्व निर्मित अस्पताल तैयार किया जाए। तो हमने अपने मेडिकल डिवीज़न और संक्रमण नियंत्रण विशेषज्ञों से बातचीत कर उनके सुझावों और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर ये 4 हिस्सों पर आधारित पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है। मेडिकैब देश का पहला ऐसा अस्पताल है जिसका ढांचा पूरी तरह फोल्डेबल है। इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है और बहुत कम लोग इस ढांचे से लगभग 2 घंटे के अंदर अत्याधुनिक अस्पताल खड़ा कर सकते हैं, जिसमें ICU वार्ड, कोविड-19 जांच लैब सहित मरीजों के लिए सभी ज़रूरी सुविधाएं मौजूद हैं। अभी मेडिकैब को 200, 400, 800 वर्ग फीट साइज में बनाया गया है, जिनसे 30 बेड तक का अस्पताल तैयार किया जा सकता है। हमने IIT मद्रास की इनक्यूबेटेड स्टार्टअप कंपनी मॉड्यूलस हाउसिंग के साथ एक MOU साइन किया। ये कंपनी स्थान विशेष की ज़रूरत के अनुसार विभिन्न मॉड्यूलर अस्पताल विकसित कर रही है, जिन्हें हम पहले से निर्मित कर रख सकते हैं। विभागीय अनुमति और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन में पंजीकरण के बाद केरल के वायनाड और चेन्नई में ये अस्पताल सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिए हैं और अब इनके विस्तार पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल केरल के वायनाड में पहला यूनिट स्थापित किया जा चुका है। मेडिकैब के विकास से देश के दूर दराज क्षेत्रों में खासकर महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रखा जा सकता है। साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी ये प्रणाली अस्पतालों पर बढ़ रहे बोझ को काफी हद तक कम कर सकती है। और ज्ञान विज्ञान में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम अभी लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान के कई जिलों में शिल्पकारी और पत्थरों पर नक्काशी का काम रोजगार का मुख्य साधन है, जिससे हजारों लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन ये कारीगर बहुत जल्द पत्थरों से निकलने वाली धूल के चलते सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाते हैं। फेफड़ों की ये बीमारी सैकड़ों कारीगरों की जान ले चुकी है। पिलानी स्थित CSIR सीरीग ने एक खास किस्म का स्टोन डस्ट प्रेसिपिटेटर सिस्टम विकसित किया है, जो इन कारीगरों को सिलिकोसिस जैसी बीमारी से सुरक्षित रख सकता है। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। पत्थर की खदानें, पत्थर तराशी कल कारखाने और शिल्पकारी। शायद ही कभी हम सोचते हों कि हमारे घरों की शोभा बढ़ाने वाले नक्काशीदार पत्थर या उनसे बनाई गई कलाकृतियां हम तक पहुंचाने के लिए कितनी जिंदगियां दांव पर लग जाती हैं।
पत्थरों के बीच काम करने वाले इन कारीगरों और शिल्पकारों को इन्हीं पत्थरों से निकलने वाले सिलिका कण मौत के मुंह तक पहुंचा देते हैं। राजस्थान के कई जिलों में पत्थर का काम आय का मुख्य स्रोत है, लेकिन यही सिलिकोसिस जैसी फेफड़ों की गंभीर बीमारी का कारण भी। सांस के साथ फेफड़ों में पहुंचने वाले सिलिका कण फेफड़ों पर जमकर उसे भी पत्थर जैसा बना देते हैं। नतीजा, हर साल सैकड़ों कारीगर बहुत कम उम्र में ही दम तोड़ देते हैं। केंद्र और राज्य की सरकारें पिछले कई दशक से सिलिकोसिस को लेकर योजनाएं चला रही हैं, लेकिन सबसे जरूरी है ऐसा समाधान जो रोजगार के साथ साथ सुरक्षा भी प्रदान करे। पिलानी स्थित वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीरी के इंजीनियरों ने पत्थर कारीगरों की सुरक्षा के लिए एक स्मार्ट डस्ट प्रेसिपिटेटर सिस्टम विकसित किया है। ये आसान उपकरण प्रणाली सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारी से लोगों को बचा सकती है। मार्बल या उसके जो पिलर के ऊपर जो डिज़ाइन बनाते हैं, उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिक टूल यूज़ करते हैं, उसके कारण PM2.5, PM10 इस टाइप के डस्ट पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं। वो सांस के साथ इनहेल हो जाते हैं, फेफड़ों में चले जाते हैं सांस के साथ, और वहाँ जाने के बाद उनका निकलना असंभव हो जाता है। उसका कोई इलाज नहीं है, बचाव ही उसका इलाज है। इसके लिए हमने और हमारी टीम ने ये सिस्टम तैयार किया है। ये सिस्टम पूरी तरह से स्वचालित है, ऑटोमेटिक है। उसमें कारीगर को न तो कोई फ़िल्टर साफ़ करना पड़ता और न ही इसका कोई फ़िल्टर चेंज करना, मेंटेनेंस करना, कुछ नहीं करना। इनको केवल पानी का लेवल मेंटेन रखना होता है। सीरी द्वारा तैयार स्मार्ट डस्ट प्रेसिपिटेटर सिस्टम बहुत आसान तकनीक द्वारा तैयार एक सटीक समाधान है। पूरी तरह स्वचालित इस सिस्टम में सक्शन चैम्बर लगाया गया है, जो पत्थर कटाई या तराशी के दौरान उड़ने वाली धूल को खींचकर मुख्य सिस्टम में लगे स्टोर टैंक में पहुंचा देता है, जहां पानी द्वारा सिलिका कणों को हवा से अलग किया जाता है। ये कण पानी के साथ स्टोर टैंक के नीचे लगाए जाने वाले बर्तन में बैठ जाते हैं, जिन्हें बाद में दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। वहीं साफ हवा फिर एग्जॉस्ट फैन द्वारा बाहर निकल जाती है, जो एक कूलर की तरह काम करती है। सिस्टम में ही पत्थर कटाई उपकरणों के लिए बिजली सॉकेट भी लगाए गए हैं। इस तरह जैसे ही कारीगर उपकरण ऑन करता है, डस्ट प्रेसिपिटेटर सिस्टम भी काम करना शुरू कर देता है और धूल मुक्त वातावरण प्रदान करता है। सिस्टम के अंदर ही उनके जो इलेक्ट्रिक टूल हैं, उनके लिए पावर पॉइंट की प्रोविज़न दिया गया है। तो जैसे ही उसमें अपना इलेक्ट्रिकल टूल जैसे ही वो चलाता है, सक्शन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। सक्शन स्टार्ट होने से उसकी जो भी डस्ट प्रोड्यूस हो रही है, पूरी की पूरी डस्ट वो सिस्टम अपने अंदर सक कर लेता है, खींच लेता है। खींचने के बाद इसमें अलग अलग टेक्निक है, जिसके कारण वो डस्ट हवा से अलग होकर के और नीचे एक पिरामिड टाइप में चैम्बर दिया गया है, जिसके अंदर वो डिजोल्व पानी के अंदर डस्ट को डिजोल्व कर देता है और फ्रेश एयर बाहर निकल जाती है। एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हमने देखा कि जो भी डस्ट प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पर कार्विंग के टाइम में, वो 100% सक कर ले जा रही है। उसके मुंह की तरफ कोई डस्ट पार्टिकल नहीं जा रहा। तो इससे ये हो गया कि उसमें सिलिकोसिस की बीमारी की संभावना ही लगभग ख़त्म हो जाती है। यूँ कहें कि कम से कम 90% तक बचाव तो हो ही जाता है। सीरी द्वारा तैयार इन उपकरणों का फील्ड परीक्षण किया जा चुका है। फिलहाल टेस्टिंग के तौर पर राजस्थान के सिरोही जिले में पत्थर कारखानों में कई उपकरण लगाए गए हैं। कार्य के दौरान इस उपकरण प्रणाली का उपयोग करने से कारीगरों को सिलिकोसिस होने का खतरा बहुत कम हो सकता है। संस्थान इस सिस्टम के व्यावसायिक उत्पादन के लिए उद्योगों से बात कर रहा है। कोशिश की जा रही है कि सरकारी स्तर पर पत्थर उद्योग में स्मार्ट स्टोन डस्ट प्रेसिपिटेटर सिस्टम को अनिवार्य किया जाए, जो कि कारीगरों और शिल्पकारों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है।
ऊर्जा की लगातार बढ़ती मांग और जीवाश्म ईंधन से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को देखते हुए पूरी दुनिया में नवीन और अक्षय ऊर्जा पर जोर दिया जा रहा है। भारत ने भी इस क्षेत्र में काफी प्रयास किए हैं, जिसमें से एक है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस का आयोजन। देश में अक्षय ऊर्जा संसाधनों की पहचान और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हर साल 20 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा जागरूकता पर ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक इस्तेमाल ने पूरी दुनिया के पर्यावरण को प्रभावित किया, जिससे प्रदूषण, बीमारियां और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं आज मानव समाज के सामने खड़ी हैं। इसी को देखते हुए स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा समाधानों पर जोर दिया गया और कोशिश की जा रही है कि नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। भारत में इसके लिए अलग से नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय काम कर रहा है, जिसके तहत अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और तकनीकी विकास सहयोग के साथ साथ शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में साल 2004 में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस की नींव डाली गई। तब से हर साल 20 अगस्त को नवीन और अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने और उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा के तहत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैविक ईंधन के क्षेत्र में लगातार नवीन अनुसंधान किए जा रहे हैं और इन संसाधनों को जन उपयोगी बनाया जा रहा है। ये सभी ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनसे बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। फिलहाल भारत में अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता लगभग 83 गीगावाट से ज्यादा है। 2022 तक पनबिजली सहित अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता को लगभग 200 गीगावाट करने का लक्ष्य है। साथ ही ऊर्जा बचत कार्यक्रमों के द्वारा बिजली खपत को कम करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। देश में बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के साथ साथ सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना एक तरह से अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में जैविक ईंधन संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं, ताकि जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को कम से कम किया जा सके। परियोजनाओं के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर सिंचाई पंप और घरों में सोलर सहित जैविक ईंधन के इस्तेमाल को लेकर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जिस तरह पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आम जन में बड़े स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़े। जहां जीवाश्म ईंधन के संसाधन सीमित हैं, वहीं अक्षय ऊर्जा संसाधन स्थायित्व प्रदान करने वाले हैं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम अभी लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और आइए अब देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश और दुनिया की कुछ और ताज़ा गतिविधियां हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। भारतीय शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के 73 नए स्वरूपों की पहचान करने में कामयाबी हासिल की है। भुवनेश्वर के चिकित्सा विज्ञान संस्थान
और SUM अस्पताल के विशेषज्ञ नई दिल्ली स्थित CSIR के जिनोमिकी और संवेद जीव विज्ञान संस्थान IGIB के सहयोग से कोविड-19 स्वरूपों की सीक्वेंसिंग पर काम कर रहे हैं। विशेषज्ञों की इस संयुक्त टीम ने अब तक 752 क्लिनिक सैंपल सहित कुल 1536 सैंपल्स की सीक्वेंसिंग तैयार की है, जिनमें पहचाने गए नए 73 स्वरूपों में B1.112 और B1.99 स्ट्रेन भारत में पहली बार मिले हैं। असल में सीक्वेंसिंग से कोरोना वायरस की विस्तृत प्रकृति का पता लगाया जा रहा है, जो संक्रमण उपचार के लिए बहुत जरूरी है। विशेषज्ञों के अनुसार इस नए अध्ययन से भारत ने अनुसंधान की पुष्टि और डाटा को ऑनलाइन तरीके से जारी कर कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन विकास की राहत भरी खबरों के बीच देश और दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक और गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक जब तक कोरोना संक्रमण के मामले कम नहीं हो जाते, इस पर नियंत्रण नहीं हो जाता, तब तक डेंटल चेकअप और ओरल ट्रीटमेंट कराने से बचें। WHO ने सलाह दी है कि दंत चिकित्सा के दौरान एरोसोल उत्पन्न करने वाली प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इस दौरान अपने दांतों की देखभाल खुद करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो फ़ोन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेषज्ञ की सलाह लें। ऐसा करने से काफ़ी हद तक सामुदायिक प्रसार को रोका जा सकेगा। डेंटल क्लिनिक में कई तरह से संक्रमण फैल सकता है। खांसने छींकने के दौरान मुंह या नाक से सीधे तौर पर ड्रॉपलेट्स पड़ सकते हैं। किसी की आंख, नाक या मुंह की लार से भी संक्रमण फैल सकता है। सत्रह अगस्त को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF इंडिया ने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ मिलकर ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का तीसरा संस्करण लॉन्च किया। इस देशव्यापी समारोह का उद्देश्य ड्रैगन फ्लाइज के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करना है। आपको बता दें, ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल की शुरुआत साल 2018 में की गई थी, ताकि समारोह के द्वारा लोगों को इन कीटों के बारे में शिक्षित किया जा सके, उनकी पर्यावरण में भूमिका की जानकारी दी जा सके, जिससे मानव और इन खूबसूरत जीवों के बीच आपसी संबंध बना रहे। फेस्टिवल के दौरान विशेषज्ञों के व्याख्यान, कीट प्रदर्शनी, उनसे जुड़ी प्रतियोगिताएं, बच्चों के लिए रोमांचक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। WWF इंडिया और BNHS ने 2018 में ही ड्रैगन फ्लाई की गिनती का भी एक आयोजन किया था। इस गणना में सिर्फ दिल्ली में ड्रैगन फ्लाई की कुल 27 प्रजातियां दर्ज की गईं, जिनमें से 5 दुर्लभ थी। इस साल देश के 9 अलग अलग राज्यों में ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के जन्मदिवस पर इसरो ने चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के टेरेन मैपिंग कैमरे द्वारा खींची गई साराभाई क्रेटर की तस्वीरें जारी कर देश के महान वैज्ञानिक को अद्भुत श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें, भारत विक्रम साराभाई की जन्म शताब्दी मना रहा था और चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने इसी साल जुलाई में साराभाई क्रेटर की तस्वीरें ली थीं। ये क्रेटर उस क्रेटर से पूर्व में करीब 250 से 300 किलोमीटर दूर है, जहां अपोलो 17 और लूना 21 मिशन उतरे थे। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर द्वारा ली गई ये 3D तस्वीरें दिखाती हैं कि यह क्रेटर उठे हुए किनारे से करीब 1.7 किलोमीटर गहरा है और क्रेटर की दीवारों का झुकाव 25 से 35 अंश है। इस तरह के अध्ययन से अंतरिक्ष विज्ञानियों की लावा से भरे चंद्रमा के क्षेत्र पर प्रक्रियाओं के बारे में समझ और बढ़ेगी। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 2 ऑर्बिटर डिज़ाइन के अनुरूप काम कर रहा है और अहम वैज्ञानिक डेटा भेज रहा है। इसके द्वारा वैश्विक उपयोग के लिए वैज्ञानिक आंकड़ों को अक्टूबर 2020 तक जारी करना शुरू किया जाएगा। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि भौगोलिक बदलाव के साथ सांप के जहर में भी परिवर्तन आता है। 100 स्केल्ड वाइपर पर किए गए शोध के मुताबिक विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले इस सांप का विष भी क्षेत्र विशेष के अनुसार अलग अलग होता है। आपको बता दें, 100 स्केल्ड वाइपर का जहर विभिन्न औषधियों में इस्तेमाल किया जाता है और ये नई जानकारी उपयोगी विषरोधी दवाएं विकसित करने में काफ़ी सहायक हो सकती हैं। इस अध्ययन में देश के कई राज्यों से जमा किए गए 100 स्केल्ड वाइपर के विष के नमूनों में विभिन्नता देखी गई। आपको बता दें, भारत में हर साल लगभग 58,000 लोगों की सर्पदंश से मौत हो जाती है,
जिसको रोकने में इस तरह के शोध मददगार हो सकते हैं। यह अध्ययन टॉक्सिकॉन एक्स पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। तो ज्ञान विज्ञान के आज के अंक में बस इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, इसके बारे में आप अपने फीडबैक और सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर एक बार फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ और वैज्ञानिक सोच हमेशा बनाए रखें। नमस्कार।